हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गार्गी क्लासेस। डेट आज 26 अक्टूबर 2020 और एक्सप्लेन पेज पे देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो आज अपन डिस्कस करेंगे। दोनों आर्टिकल्स ही बहुत अच्छे हैं, दोनों आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कुछ डेटा है नीचे वाले में, बट क्रक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से जो फ्लोर मिल्स हैं इनको फ्री ग्रेन से फ़ायदा मिलता है और कैसे एक्सपोर्ट लिफ्ट हो रहा है। दोनों इक्वेशन को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है रिपीटेडली कई बार न्यूज़ आती रहती है कि फ्लोर मिल जो है उनके पास में जो अनाज आ रहा है या फिर गेहूं आ रहा है, जहाँ पे उसको मैदा में कन्वर्ट किया जा रहा है या फिर सूजी में कन्वर्ट किया जा रहा है या फिर आटा ही बनाया जा रहा है, तो वो जो है ना उनके पास में जो इनपुट रिक्वायरमेंट है गेहूं की, वीट की, वो कहाँ से फुलफ़िल होती है। उसमें कई बार गफले पकड़ में आते हैं कि जो FCI है या फिर जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी वजह से, जैसे अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की थी इसमें लॉकडाउन के टाइम पे, तो उसमें जो फ्री ग्रेन मिलता है क्या उसकी हेल्प मिल रही है, तो वो सारा जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे आर्टिकल से। ये वाला आर्टिकल है जिसमें USA के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के कैंपेन चल रहे हैं। 3 नवंबर को इलेक्शन होने वाले हैं, तो एक तरफ है डेमोक्रेट जो बाइडन, तो दूसरी तरफ है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, जो कि रिपब्लिकन है। तो सवाल बार बार उठता आ रहा है और कुछ एक्सपर्ट्स भी अपनी अपनी बातें बोल रहे हैं कि क्या रिपब्लिकन्स प्रो इंडिया है या फिर ये जो डेमोक्रेट्स हैं वो प्रो इंडियन है। तो यहाँ पर 2 रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स का एग्जांपल देकर के पूरी डिटेल बताते हैं कि किस तरीके से इंडिया के लिए बिहेव किया है रिपब्लिकन्स ने। जिनमें से एक तो F कैनेडी, वहाँ के प्रेसिडेंट 1960s में जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे USA के वो, और दूसरे जॉर्ज W बुश जो 2000s में वहाँ के प्रेसिडेंट बने। दोनों का बिहेवियर, और दूसरी तरफ एग्जांपल देंगे इधर निक्सन का और बिल क्लिंटन का, जो कि दोनों के दोनों डेमोक्रेट थे, उनका कैसा बिहेवियर रहा। तो पहले डिटेल में जानेंगे कि क्या तो इस इलेक्शन के रिजल्ट के इफ़ेक्ट रहेंगे इंडिया, चाइना और USA रिलेशंस में। फिर उसके बाद में जाके आके देखेंगे कि किस तरीके से पूरा डेवलपमेंट देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह आर्टिकल लिखा है अमिताभ मट्टू जी ने। ठीक है, सबसे पहली बात तो कि इंडिया के लिए ये इलेक्शंस मैटर क्यों करते हैं। यहाँ पे शुरुआती 2 पैराग्राफ में तो देश में पूरी वहाँ की पॉलिटिक्स बताई हुई है और किस तरीके से एंटी अमेरिकन या फिर जो भी स्टांस था, और अभी देखें टाइम के साथ में जो इंडियन हमारा डायस्पोरा USA में रहता है वो जन्मभूमि या फिर अपन बोलते हैं पितृभूमि, दूसरी तरफ तो जन्मभूमि पितृभूमि मतलब इंडिया, और दूसरी तरफ USA जहाँ पर वो कर्म कर रहे हैं मतलब कर्मभूमि USA। तो इनके बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग लेकर के आ रहे हैं। और आज आप देखो हाउडी मोदी जो प्रोग्राम हुआ था उसमें कितना डायस्पोरा इकट्ठा हुआ था टेक्सास में, तो वो अपने आप में एक लैंडमार्क इवेंट था। तो बायलैटरल टाइज में पहली चीज़ कि इलेक्शन जीत के कौन आता है वो तो मैटर करता ही है, क्योंकि होता क्या है अलग अलग पार्टीज़ की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, अपने अपने प्रेफरेंसेस होती है। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रेफरेंस थी कि अमेरिका फर्स्ट, तो उन्होंने उसी हिसाब से अमेरिका की फॉरेन रिलेशंस को मोल्ड किया। ऐसे ही अब जो बाइडन इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उन्होंने क्लाइमेट चेंज और इंटरनेशनल जो मल्टी नेशनल बॉडीज़ हैं उनको रिवाइव करना और वहाँ पर अपनी लीडरशिप स्टैब्लिश करने के लिए अपनी एक विलिंग शो की है कि हम फिर से हमारी लीडरशिप को पुट करेंगे। तो उस केस में क्या हो जाता है, फिर बाद में एक थोड़ा सा डोलड्रम बन जाता है कि कौन सी पार्टी का कोई लीडर आता है तो इंडिया के साथ में क्या रिलेशन रहेगा। तो यहाँ पर अपन देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, देखो ये जो ड्रास्टिक चेंज होते रहता है ना जियो स्ट्रेटेजिक आउटलुक को लेकर के, कि भाई कभी हम प्रो US होते हैं, कभी US वाले प्रो इंडिया होते हैं, कभी एंटी US, कभी एंटी इंडिया हो जाते हैं। तो उसमें देखो इलेक्शंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसकी पूरी समरी हम देखें तो जब से हमने एक तरीके से डिपार्चर सा किया था, क्विक डिपार्चर नहीं था, एक स्मूथ डिपार्चर था, हमारे नॉन अलाइंड पोस्चर से कि 1971 में हमने इंडो सोवियत ट्रीटी साइन की थी, फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी। इसलिए क्योंकि USA जो था वो पाकिस्तान की तरफ टिल्टेड होता जा रहा था। रही सही में आप देखोगे 1970s के टाइम पे वॉशिंगटन जो था वो बीजिंग के साथ में भी एंगेजमेंट में आने लग गया था। तो इंडिया देखा जाए तो इधर भी USA से पैक हो गया, और लेफ्ट में आप देखोगे नॉर्थ वेस्ट की तरफ पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पर भी पैक हो गया। तो दोनों फ्रंट्स पे USA अपनी डोमिनेंस क्रिएट कर रहा था। तो इंडिया ने क्या किया, अपनी जो नॉन अलाइनमेंट स्टैंड था उसको थोड़ा सा डाउन किया और फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली सोवियत यूनियन के साथ में। और इसका नतीजा क्या निकला
कि हमने 1971 में जो पाकिस्तान अपनी दादागिरी चला रहा था, उस दादागिरी को दबा करके बांग्लादेश को लिबरेशन दिलाया, ठीक है, और एक इंडिपेंडेंट नया कंट्री बनवा दिया, समझ गए। और इससे क्या हुआ, इंडिया की इमेज भी बहुत हाईलाइट हुई थी, क्योंकि उस बैटल में दो काम हुए थे, एक तो बांग्लादेश का लिबरेशन और जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो पाकिस्तान की हार, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमने कैसे पोस्चर को चेंज किया था। यही स्टैंस आप देखें 2020 में, अभी जो ईयर चल रहा है, तो वहाँ पर हम देखें तो चाइना लगातार अपनी हेजेमनी इंक्रीज़ करना चाह रहा है, बेलिगरेंट है, कहीं पर भी अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रहा है और अपने पावरफुल प्रोस्पेक्ट को कहीं ना कहीं इम्पोज करना चाह रहा है कि ये एशियन सेंचुरी है और उसमें डोमिनेट चाइना ही कर सकता, कोई और नहीं कर सकता। तो इस केस में आज दिल्ली और वॉशिंगटन की जो रिलेशनशिप है वो वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से चाइना कहीं ना कहीं अपने एग्रेशन को रोकने पे मजबूर भी है। अगर कर भी रहा है एग्रेशन, तो इतनी भी ज़्यादा नहीं कि हर जगह अपनी इच्छा हो वैसे कुछ असर्शन लाने की कोशिश करे। अब बात आती है कि इलेक्शन का इम्पैक्ट क्या होगा, जो बाइडन आए या डोनाल्ड ट्रंप आए, तो इनके इलेक्शन से क्या इफेक्ट आएगा इस अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है। देखो, ये दोनों के दोनों लीडर्स हैं ना, चाइना को एक ग्रेव थ्रेट कंसिडर करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि चाइना को रिस्पॉन्ड करने में उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट हो, क्योंकि ट्रंप 2.0 अगर आता है, ट्रंप फिर से री इलेक्ट होकर के आते हैं, तो देखो ट्रंप तो और ज़्यादा एग्रेसिवली चाइना को काउंटर करने की शुरुआत कर देंगे। और बाइडन अगर आते हैं तो वो फिर डिपेंड करेगा कि वो अपनी पॉलिसी को कैसे बनाएं, और उसमें स्कोप दिखता है कॉन्गेजमेंट। कॉन्गेजमेंट का मतलब हो गया कंटेन भी करो और एंगेज भी करो, कि चाइना की इमरजेंस रुके भी और चाइना के साथ में रिलेशनशिप रिवाइव भी हो, जो कि ट्रंप ने बिल्कुल ही डिटेरियोरेट कर दी। तो इस तरीके से आप देखोगे इंडिया किस तरीके से चाइना को टैकल करे। अगर दोनों में से कोई सा भी आता है उसके पास, उसकी लेकर के हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल भी हैं, क्योंकि हो क्या रहा है कि यूएसए का रिस्पॉन्स जो है वो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेटेड और कस्टमाइज्ड मैनर के अंदर जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। और वो देखो अपने खुद के नेशनल इंटरेस्ट को देख करके आगे बढ़ेंगे ना, बजाय कि हमारे यहाँ पर इंडिया क्या चाह रहा है। इंडिया के इंटरेस्ट बाद में है, पहले यूएस के लिए यूएसए के इंटरेस्ट है, और फिर वर्ल्ड में अपनी आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से कोल्ड वॉर हुआ था, जिसमें एक तरफ कम्युनिस्ट थे और दूसरी तरफ था यूएसए बेस्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे कंटेन कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, बहुत सारे तरीके भी हैं। तो एक तरीका तो ये होता है कि हम हेजिंग करें, दूसरा तरीका हो गया कि बैलेंसिंग करें, और तीसरा हो गया बैंड वैगन को ज्वाइन कर लें। अब देखो एक एक को अपन क्लियर समझने की कोशिश करते हैं, इंडिया कैसे बढ़े। देखो हेजिंग का मतलब तो ये हो गया कि चाइना के साथ में जहाँ जहाँ हमारी लाइक माइंडेडनेस आ रही है वहाँ पे तो कोऑपरेशन करें, जहाँ पर म्यूचुअल इंटरेस्ट इंटरेक्ट कर रहा है वहाँ पर हम एक दूसरे का साथ दें, और जहाँ जहाँ पर चाइना हमारी खुद की डोमिनेंस या हमारी खुद की इंटेग्रिटी, हमारी सोवरेनिटी को अगर हार्म करने की कोशिश करे, तो आला कार्ट बेसिस पे हम उसको ट्रीट करें। एक स्ट्रेटेजिक हेजिंग होनी चाहिए कंटिन्यूस बेसिस पे। आला कार्ट का मतलब आप जानते हो कि आपको जो ज़रूरत है वो चीज़ आप अपने अपने प्लेट में डाली और वो फिर खा रहे हो, राइट। तो हमें जो ठीक लगेगा हम उस चॉइस पे चाइना के साथ में कॉपरेट करेंगे, और जहाँ पे चाइना हमें एग्रेशन दिखाएगा वहाँ पर चाइना को हम सबक देने के लिए तैयार हैं या फिर डिफेंड करेंगे खुद को। एक तो ये तरीका है, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये तो तब होगा जब जो बाइडन अगर प्रेसिडेंट बनता है वहाँ पे, क्योंकि जो बाइडन का एक ही है कि थ्रेट तो है चाइना, बट एंगेजमेंट भी हम रखेंगे, क्योंकि उनका क्या टारगेट हो गया, कंटेनमेंट विद एंगेजमेंट, कॉन्गेजमेंट, ठीक है। कॉन्गेजमेंट ये टर्म अच्छी, आप लिख लो इसको, ऐसी टर्म्स बहुत इफेक्टिव रहती है कॉन्गेजमेंट, कि एक तरफ कॉपरेशन कर रहे हो, कंटेन कर रहे हो, एक तरफ एंगेज कर रहे हो, राइट। इसी तरीके से बैंड वैगन में देखो इस ओपिनियन को तो शायद ही कोई एक, कहते हैं ना कि स्वाभाविक तरीके से इंडियन कोई एक्सपेक्ट करेगा, क्योंकि जो इंडिया खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को धीरे धीरे राइज कर रहा है, अपने खुद के घर में भी और इंटरनेशनली भी रिस्पेक्ट राइज हो रही है, तो वहाँ पर हम चाइना की बात में हम ही हाँ ज्वाइन कर ले, ये सोच कर कि इफ़ यू कैन नॉट बीट दैम देन ज्वाइन दैम। तो ये तो हो नहीं सकता, ये पॉसिबल भी नहीं है, और कंफर्टेबली इंडिया इस चीज़ को अवेल भी नहीं करेगा। तो बैंड वैगनिंग हमारे लिए स्कोप पॉसिबल दूर दूर तक अभी नहीं है। फिर बात आती है बैलेंसिंग की। बैलेंसिंग ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि इसमें आप क्या करते हो, कॉन्फ्रंटेशनल ऑप्शन की तरफ जाना शुरू हो जाते हो। अब डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी में तो क्या, इंडिया की तरफ जब भी चाइना ने अपना एग्रेशन दिखाया तो इंडिया को कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता रहा है,
ठीक है। तो इस केस में अगर बैलेंसिंग की तरफ हम जाए, चाहे वो सॉफ्ट पावर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चाहे हार्ड पावर, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे डिप्लोमेटिक हो, चाहे मिलिट्री, किसी भी तरीके का इंगेजमेंट हो, सब में अगर बैलेंसिंग करें तो वहाँ पर हमें लाइक माइंडेड स्टेट्स के साथ में आगे बढ़ना होगा। अब लाइक माइंडेड स्टेट्स में भी दो ऑप्शन निकल के आते हैं। एक तो क्वेड जैसा एक ग्रुप हो जिसमें कि जो लाइक माइंडेड कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस, इंडिया, ये सब मिल करके फिर बाद में आगे बढ़े, या फिर फुल फ्लेजेड मिलिट्री अलायंस बनाया जाए जैसे कि एशियन नेटो, जो चाइना बार बार बोलता रहता है। तो इसमें ये है कि सेकंड ऑप्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है चाइना एशियन नेटो के अंदर, वहाँ पर आप यूएसए को एज ए लीडर कंसिडर करते हो और खुद को वहाँ पर सेकेंडरी लीडर कंसिडर करना शुरू कर दोगे, तो वहाँ पर जो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है ना, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि हमारे लिए ये जो क्वेड वाला ऑप्शन है जिसमें हम बाकी कंट्रीज़ के इक्वलेंट ट्रीटमेंट गेन करें, ये सबसे बेस्ट है। अब बात ये आती है कि ऐसा माना जाता है, क्वेश्चन पूछा गया इनसे, एक्सपर्ट है इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट, इनसे पूछा कि हमारे जो रिलेशंस हैं यूएसए के साथ में तब अच्छे रहे हैं जब जब रिपब्लिकन प्रेसिडेंट रहे हैं, क्योंकि रिपब्लिकन प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं प्रो इंडियन रहे हैं बजाय कि डेमोक्रेट्स के। तो यहाँ पर पूरी डिटेल बताते हैं और यहाँ पे दो एग्जाम्पल पिक करते हैं। बोला कि जब जब भी रिपब्लिकन रिजीम आया है तो उस टाइम पे इंडिया और यूएसए के रिलेशन कैसे चले हैं। तो आप देखोगे दो एग्जाम्पल पिक किए हैं जॉन एफ कैनेडी के, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बने थे, एक जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो 2000s के बाद में प्रेसिडेंट बने थे। अब दोनों में आप देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जॉन एफ कैनेडी ने इंडिया के साथ में पूरे अच्छे रिलेशंस किए। ये जॉन एफ कैनेडी थे, ये इनकी वाइफ थी, ये जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपने रिलेशन बहुत ही अच्छे करने की कोशिश की। इवन इनके खुद के वहाँ पर कहीं आपने ये भी सुना होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट देने की बात भी हो रही थी। वो सारी चीज़ें जो थी इन्हीं की देन थी, इन्हीं का दिया हुआ था। कहने का मतलब इंडिया के साथ में अच्छा रिलेशन इन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ हमने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था, पोखरण सेकंड। उसके बाद में न्यूक्लियर डील साइन करने वाले में से जॉर्ज डब्ल्यू बुश शुरुआती लीडर्स में से एक है वो, ठीक है। अमेरिका के साथ में एक तो अमेरिका वो जिसने बिल क्लिंटन के टाइम पे हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए। बिल क्लिंटन कौन, जो डेमोक्रेट थे। और जैसे ही रिपब्लिकन आए तो उन्होंने क्या किया, जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे उन्होंने इंडिया के साथ में एक न्यूक्लियर डील साइन की, डिस्पाइट कि उनके खुद के डिपार्टमेंट में ऑब्जेक्शन हो रहा था कि आप इंडिया जैसे इररेस्पॉन्सिबल कंट्री के साथ में कैसे टाई अप कर सकते हो, वो भी न्यूक्लियर डील जैसी। इसकी वजह मैं बताऊंगा आगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जॉन एफ कैनेडी की। देखो जॉन एफ कैनेडी जो थे वो 1960s में बने ही थे, तो उनके लिए तो ये बोला जाता था ये थोड़े से प्रो डेमोक्रेट्स हैं। अब वहाँ पर आप देखोगे तो इंडिया के लिए क्या सिचुएशन बन रही थी वो जानने की कोशिश करें तो आज का टाइम और 1960s का टाइम, दोनों टाइम पे चाइना का थ्रेट तो बना हुआ था। 1960s में आपको पता है 1962 वॉर हुआ था, और आज के टाइम पे देखो तो चाइना ने ईस्टर्न लद्दाख में एग्रेशन दिखा दिया। तो आप देखोगे एक पर्सनल केमिस्ट्री से भी ज़्यादा दूर की बात थी। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के साथ में तो ज़्यादा क्या पर्सनल केमिस्ट्री थी, बट उस टाइम की बात करोगे 1960s, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार जिससे आपके दिमाग में सेट हो जाए, और 2000 जिस टाइम पे पर्सनल इंटीग्रेशन की बजाय नेशनल इंटीग्रेशन ज़्यादा हो रहा था यूएसए और इंडिया के बीच में। अगर हम जॉन एफ कैनेडी के बारे में जानने की कोशिश करें तो आप देखोगे एक तरफ तो चाइना जो कि टोटलिटेरियन रिजीम, और एक तरफ इंडिया जो कि डेमोक्रेटिक रिजीम। तो वहाँ पर आप देखोगे तो यूएसए तो खुद फ्रीडम की बात करता है, राइट्स की बात करता है। तो उस केस में तो देखो यूएसए इंडिया को ही फेवर करे, इसमें कोई डाउट वाली चीज़ नहीं थी। और इस चीज़ के लिए उन्होंने अपने एम्बेसडर भी हमारे इंडिया में भेजे, जिनका नाम शॉर्ट में केन करके फेमस है, ठीक है। हार्वर्ड के प्रोफेसर थे जॉन केनेथ, ठीक है। वो यहाँ पर इंडिया में आए और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी से मीटिंग की। आप देखोगे कि ये जो आए थे बंदे जो यहाँ पे एम्बेसडर बन के, उनका कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी कि वो वाइट हाउस से भी हॉटलाइन से कनेक्टेड थे। कहने का मतलब एक ब्रिज की तरह काम कर रहे थे, रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेशन हो रहा था। ऐसे ही जो जॉन एफ कैनेडी हैं, उनकी वाइफ जैकी जिनको बोला गया था, वो भी यहाँ पर विजिट करने आई थी 1962 में। वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही थी। तो ऐसे आप देखो दोनों कंट्रीज़ के बीच में कितना ज़्यादा कॉपरेशन आ रहा था। एक तरफ नेहरू और दूसरी तरफ कैमलॉट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट वहाँ पर
यूएसए की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे, इनके बीच में भी बहुत अच्छे एक तरीके से टर्म्स क्रिएट होना शुरू हो गए। तो पॉइंट मैं जो यहाँ पे आर्टिकल के थ्रू निकालना चाह रहा हूँ वो ये कि आप देख सकते हो 1960s में यूएसए और इंडिया के बीच में कितना अच्छा रिलेशन इमर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है इन कुछ कॉन्वर्सेशंस को लेकर के, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो जॉन एफ कैनेडी का जो फॉरेन पॉलिसी स्पीच था उसमें भी अगर हम देखें तो उन्होंने ये कहा था कि नो स्ट्रगल इन द वर्ल्ड टुडे डिजर्व मोर आवर टाइम एंड अटेंशन देन विच ग्रिप द अटेंशन ऑफ ऑल एशिया। कि वर्ल्ड में कितनी भी भागदौड़ चल रही है, खींचतान चल रही है, स्ट्रगल चल रही है, एशिया की स्ट्रगल को हमें ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है। और जिसमें चाइना और इंडिया दो ऑप्शन है, तो हमें कहीं ना कहीं जिस देश की वैल्यू जैसी है, जहाँ पर सबकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट की जाती है, उसे हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो इन शॉर्ट आप देख सकते हो यहाँ पर इंडिया के लिए फेवर आ रहा है क्योंकि चाइना टोटलिटेरियन कंट्री रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से डेमोक्रेटिक इंडिया को सपोर्ट देने के लिए हमेशा से कोशिश की गई है। रही सही में आप देखो हमारे यहाँ पर हम फंडामेंटल राइट्स बेसिस, डीपीएसपी बेसिस, ह्यूमन डिग्निटी पे बहुत विश्वास करते हैं। हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनके बेसिस पे इंडिविजुअल फ्रीडम को अपहेल्ड करते हैं, जबकि चाइना ह्यूमन राइट को रुथलेसली डिनाई करता है, ठीक है। तो इस तरीके से चाइना के अगेंस्ट में हमेशा कैनेडी रहे हैं। इवन ये भी कहा कि जिस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में मार्शल प्लान बना था कि वेस्टर्न यूरोप को कैसे रिवाइव किया जाए, डेमोक्रेसीज को कैसे स्ट्रांग बनाया जाए, वैसे ही इंडिया के लिए भी हम एक प्लान लेकर के चल रहे हैं। और आप देखोगे कि इंडिया को अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक असिस्टेंस दी गई थी। 1962 का वॉर हुआ, उसमें भी कहीं ना कहीं इंडिया को लगातार फेवर मिल रहा था यूएसए की तरफ से, क्योंकि आपको ध्यान है 1962 का बैटल हुआ था तो चाइना के साथ में तो इधर बैटल, अब इधर पाकिस्तान भी तो मौके ही देख रहा था ना कि इंडिया कब कमज़ोर हो तो दूसरा फ्रंट भी हम खोल दें। तो उस दूसरे फ्रंट को खोलने से यूएसए ने ही रोका था। प्रेसिडेंट जो अयूब खान था ना पाकिस्तान का, उसके ऊपर प्रेशर बनाया था, भाई तू नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप देख सकते हो यूएसए ने उस टाइम पे जो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट थे उन्होंने किस तरीके से हेल्प की थी। फिर होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली एक तरफ तो जॉन एफ कैनेडी को असैसिनेट कर दिया था, उनको मार दिया जाता है 1963 में, और हम 1962 का वॉर हार जाते हैं। उसके बाद में डिप्रेशन में आने के बाद में जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है 1964 में। तो दोनों जो लीडर्स थे उनकी डेथ के बाद में फिर हमारे रिलेशनशिप हल्के हल्के डिफ़िकल्ट फेज़ में जाना शुरू हो जाते हैं 1960s और 70s में। और 70s में तो आपको पता ही है कि हमें यूएसएसआर से ट्रीटी करनी पड़ी, जबकि इधर क्या रिलेशन चल रहे थे 1960 के टाइम पे, यूएसए के साथ अच्छे रिलेशन हो रहे थे। तो थोड़ा सा डिटेरियोरेशन आया यूएस और इंडिया के रिलेशंस में। वो कैसे आया वो आगे हम बात करेंगे। अब आप बात करते हैं दूसरे रिपब्लिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश की। ये एक सिंपल माइंडेड एक गार्डनर नहीं होते कि उस तरीके की सोच के इंसान थे। इन्होंने हमेशा से एक ऐसा काम किया है कि जिसकी वजह से बढ़िया से, चाहे इंडिया और यूएसए के बीच में कितने डिफरेंसेस हो सोच में या कुछ भी तरीके से, बट कॉपरेशन करके एक अच्छा काम किया जा सकता है और फ्यूचर में विदाउट एनी डिसएग्रीमेंट। ओके, इसको बोला जाता है मॉडस विवेंडी, ठीक है। तो न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन दोनों के बीच में एक अलग से एक नया चैप्टर शुरू होता है। और ये बात तब ज़्यादा प्रूव हो जाती है जब हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी इमोशनल हो जाते हैं जब प्रेसिडेंट बुश से मिलते हैं 2008 में, ठीक है, ओवल ऑफिस में। ये कहा कि इंडिया के जो लोग हैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, और दोनों कंट्रीज़ को क्लोज लाने में आपने जो जितना कोशिश की है, जितनी हेल्प की है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। और हमेशा इंडिया, हमारी जो रिश्ता है यूएस और इंडिया का, इसमें हमेशा यादगार रहेगा। ये हिस्टोरिकल इवेंट है और वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश की वजह से ही है। अब देखो आप कितनी अच्छी बात बोली उन्होंने, रिवर्ट किया। एकेडमिक रॉबर्ट ब्लैकवेल, एक सेकंड, ये बैटरी लो का आ गया सिंबल, कोई नहीं, हाँ, हार्वर्ड, वन सेकंड कहाँ थे अपन, हाँ, हार्वर्ड एकेडमिक रॉबर्ट ब्लैकवेल, वो एक एम्बेसडर बनते हैं। फिर उसके बाद में एक बातचीत शुरू होती है और 2001 में जब अटैक हो गया था ना इन पे, यूएसए पे 9/11 अटैक, उसके बाद में वो टेक्सास में जब बैठते हैं तो उन्होंने क्या बोला, बोलो बॉब मेरी बात सुनो, इमेजिन इंडिया अ बिलियन पीपल, ठीक है, अ डेमोक्रेसी जहाँ पे सब लोग अपनी फ्रीडम को एक्सप्लोर करते हैं,
उनमें से 150 मिलियन मुस्लिम्स, और देखो नो अलकायदा इज़ देयर। वाओ, कितना अच्छा स्टेटमेंट है कि क्या सोच रख कर के इन्होंने न्यूक्लियर डील साइन की थी। बोले क्यों ना करूं मैं इनके साथ में न्यूक्लियर डील, वहाँ पर इतने मोमडन्स हैं, इतने मुस्लिम्स हैं, वहाँ पर होने के बावजूद एक अलकायदा नहीं है, ठीक है। और बाकी छोटे छोटे कंट्रीज़ में कुछ लोग होने के बावजूद वहाँ पर अलकायदा इमर्ज हो रहा है। तो आप देखो कि कितनी ब्यूटीफुल डेमोक्रेसी है इंडिया। इसलिए फिर बाद में आपको पता है न्यूक्लियर डील साइन होती है इंडिया और यूएसए के बीच में। उनके खुद के डिपार्टमेंट में भी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस थे, बट उन्होंने फिर भी इंडिया के साथ में न्यूक्लियर डील साइन की। तो आप देख सकते हो कि कितना वेलकमिंग कदम उठाया गया था दोनों रिपब्लिकन जो प्रेसिडेंट थे। तो ये एक तरीके से राइटर ने यहाँ पर सब्सटेंशिएट किया कि वाकई में जो दो आइकॉनिक लीडर आए हैं, अब देखो नरेंद्र मोदी जी की तो आप फोटो देखते हो गले लगते हुए, अब यहाँ पर मनमोहन सिंह जी की रिलेशनशिप देखो जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ में, समझ गए। तो ये रिलेशनशिप तो सबकी होती है। इंडियंस बहुत स्मार्ट होते हैं, आप किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करते हो। अब कोई वोकल नहीं है दैट डजंट मीन कि उसमें लीडरशिप नहीं है, ये एक बहुत गलत बात है। पर खैर अपन वापस आते हैं अपने आर्टिकल में, पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे फालतू। हाँ, अब बात आती है वर्स्ट फेज़ की। ये तो अच्छे रिलेशन थे, वर्स्ट फेज़ की जब यूएसए के आप देखोगे यूएसए की रिलेशंस इंडिया के साथ में देखें तो एक रिपब्लिकन जो जिनका नाम था रिचर्ड निक्सन, रिपब्लिकन ही है, ठीक है, एंड द अर्ली ईयर्स ऑफ डेमोक्रेटिक क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन। तो रिपब्लिकन्स में भी अब एक नेगेटिव केस आ रहा है। तो निक्सन के टाइम पे उनकी प्रेसिडेंसी कब चल रही थी, 1970s में, और 1970s में मैंने आपको पूरा केस बताया। चाइना के साथ में बहुत गजब की उनकी टाई अप शुरू हो गई थी, और दूसरी तरफ आप देखोगे कि उनकी पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा टिल्टिंग आ रही थी। और उनके ही एक एकेडमिशियन उनके टाइम के गैरी बैस ने बिल्कुल क्लियर बोला कि निक्सन तो अगेंस्ट इंडिया और अगेंस्ट इंडियंस थे, ठीक है। तो रिपब्लिकन होने के बावजूद, तो कहने का मतलब 100% ये नहीं कह सकते कि अब ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कि भाई जो डेमोक्रेट है वो ही एंटी इंडिया जाते हैं। दूसरी तरफ क्लिंटन के 1990s के ईयर्स की बात करें तो उन्होंने बायलैटरल रिलेशंस को बिल्कुल डिप तक ले गए थे। इंडिया को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया था कि भाई आप अपनी एक्टिविटीज़ को फ्रीज करो, रोल बैक करो, एलिमिनेट करो न्यूक्लियर प्रोग्राम के सेगमेंट में, और कश्मीर मैटर को सेटल आउट करो। तो बहुत प्रेशर बनाई गई थी इंडिया के ऊपर उस टाइम पे 1990s में। और रही सही में आपको पता है इंडिया में 1991 से लेके 95 तक ही तो स्टेबल गवर्नमेंट रही है नरसिम्हा राव जी की। बाकी तो कितनी सरकारें बनी, कितनी गिरी, चाहे वो HD देवगौड़ा बने, चाहे फिर वो इंद्र कुमार गुजराल बने, चाहे फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं तो अब जब हमारा देश कमज़ोर होता है या कहीं पर भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो दूसरे देश, तो पावरफुल देशों को तो मौका मिलता है। वही चीज़ यहाँ पे रोल प्ले किया। तो आप देखोगे कश्मीरी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट किए गए थे इस टाइम पे। और रही सही में आपको पता भी है उस टाइम पे कश्मीरी पंडितों को, या इंक्लूडिंग कश्मीरी पंडित, बहुत जनों को कश्मीर से निकाला गया था। आज भी वो कहीं ना कहीं माइग्रेट करके इंडिया के कहीं छोटे मोटे दिल्ली में या फिर राजस्थान के कुछ रीजन्स में, यूपी के कुछ रीजन पे वो सेटल होकर रह रहे हैं। तो उस टाइम पे आप देखोगे अमेरिकन स्टैंड जो था वो इंडिया पे प्रेशर बनाने का था। रही सही में इंडिया ने, फिर आपको पता है ये इतनी डिटेल इतनी काम की नहीं है, राफेल ने ये कहा नहीं, 1998 में इंडिया ने फिर पोखरण टेस्ट कर ही लिया था। अब पोखरण टेस्ट के बाद में, न्यूक्लियर टेस्ट के बाद में हमारे रिलेशन और थोड़े बिगड़ गए थे। तो आप देखोगे एक तो कश्मीर इशू, एक न्यूक्लियर जो हमारा प्रोग्राम था, उसको दोनों को लेकर के यूएसए हमसे नाराज़ था, हम पे सैंक्शन भी लगा दिए। ये तो अच्छा हुआ कि जो 1998 का जो टेस्ट हुआ न्यूक्लियर टेस्ट, उसके बाद में जो डिप्टी सेक्रेटरी थे स्ट्रैबो टैलबॉट, उनके और हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे जसवंत सिंह, उनके बीच में बातचीत शुरू हो गई थी, और जो रिलेशनशिप बिगड़ रही थी उसको हमने कहीं ना कहीं होल्ड कर लिया। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट में भी 2 रिपब्लिकन प्रेसिडेंट अच्छे हैं। निक्सन जो रिपब्लिकन ही थे पर वो कहीं ना कहीं उन्होंने नेगेटिवली बिहेव किया। और इसी तरीके से डेमोक्रेट की बात करो तो बिल क्लिंटन ने तो प्रेशर ही लगातार बनाते रहे वो, बट वो बात सही है कि कैसे जैसे करके मैनेज हो गया। फिर 9/11 अटैक होने के बाद में तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि भाई डेमोक्रेसी ज़्यादा ठीक है बजाय कि जो अथॉरिटेरियन या फिर रिलीजियस बिहेवियर करने वाले जो कंट्रीज़ हैं उनसे ज़्यादा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। इस आर्टिकल में डेटा ज़्यादा काम का नहीं है, बट कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि किस तरीके से फ्री ग्रेन जो है मिल्स को
हेल्प कर रहा है और किस तरीके से एक्सपोर्ट राइज हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ आइडियाज़ बता रहे हैं, वो देखते हैं अपन। देखो 2019-20 का जो अगर क्रॉप प्रोडक्शन देखा जाए तो उसमें लगभग वीट का प्रोडक्शन रहा है 107.59 मिलियन टन। ठीक है, इसमें से आप देखोगे FCI या फिर स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज, मतलब गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट रही वो 107.59 मिलियन टन में से केवल 39 मिलियन टन ही रही है। कहने का मतलब लगभग 36%। तो बचा हुआ आप देख सकते हो 64% जो था वो फ्री मार्केट में अवेलेबल था। अब ये 36% की प्राइसेस हैं, ये किस तरीके से मैनिपुलेट करती है मार्केट को, अब आप वो देखो। MSP की बात आती है ना बार बार। होता क्या है कि 2012-13 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आ गया, जिसमें ये फिक्स किया गया था कि भाई वीट जो है वो 2 रुपये किलो, चावल जो है वो 3 रुपये किलो और दालें जो हैं वो 5 रुपये किलो आपको मिल जाएगी मंथली बेसिस पे। और रही सही में कोविड-19 के आते ही क्या हो गया, हमारे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी शुरू कर दी गई, जिसमें 5 किलोग्राम पर मंथ एक्स्ट्रा ग्रेन भी देने की शुरुआत हो गई। तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा अमाउंट, कितना बड़ा फिगर जो है वो हम स्कीम्स के थ्रू मार्केट में फ्री अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे ओवरऑल क्विंटल बेसिस पे जहां मार्केट में आप जाओ खरीदारी करो, MSP जो गवर्नमेंट ने फिक्स की उसके कंपैरिजन में FCI मार्केट में कितने में बेच रहा है सामान को, वो देखो आप। साउथ इंडिया में जो मिलर्स है ना, उनको गेहूं मिल रहा है 1900 से 2000 पर क्विंटल बेसिस पे। ठीक है, तो आप दूसरी तरफ देखोगे तो कई जगह पर 1850 से 1900 पे भी मिल रहा है। और रियल जो स्टेटस है मार्केट का वो आप देखोगे प्राइवेट प्रोक्योरमेंट के बेसिस पे, तो वहाँ आपको दिखेगा कि 2400 से 2500 के भाव चल रहा है। आप वैसे गेहूं खरीदो 2400-2500 रुपये से कम नहीं मिलेंगे, और जबकि ये मिलर्स हैं साउथ इंडिया के, उनको सस्ते में मिल रहा है। तो ये ऐसा क्या हो रहा है जी जिसकी वजह से इनके पास में सस्ते में गेहूँ अवेलेबल हो रहा है? तो देखो इसके पॉसिबल 3 रीज़न बताते हैं मेनली कि क्या क्या वजह हो सकती है कि मार्केट में तो 2400 से 2500 के भाव चल रहे हैं और ये जो मिलर्स है जो मैदा बना रहे हैं, सूजी बना रहे हैं, उनको सस्ते में मिल रहा है। देखो पहली वजह तो ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ने अपने इस साल की जो प्रोक्योरमेंट की ना, उसका ज़्यादातर हिस्सा 85% तो पंजाब, हरियाणा और MP 3 स्टेट से ही कर लिया, बाकी स्टेट्स में नहीं किया। अब इन स्टेट से गवर्नमेंट अगर प्रोक्योर कर लेती है तो बाकी स्टेट्स तो वही बात हो गई, फ्री बच गए। ठीक है, उनके पास में उनको MSP भी नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट तो क्या MSP भी परचेज करती है। ओके, आपको पता पड़ गया होगा MSP का कितना बड़ा ब्लंडर चल रहा है अभी सारा। पंजाब असेंबली ने ओवर रूल करने के लिए अपने खुद के लॉज बना दिए। तो आप देखोगे लॉज तो क्या बना दिए, बिल पास कर दिया, प्रेसिडेंट की असेंट मिलेगी तब की बात अलग है। तो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश से खरीद लेते हैं। अब बचे हुए जो स्टेट्स हैं जो वीट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इन लोगों के पास में MSP का सपोर्ट नहीं है, ना तो गवर्नमेंट खरीद रही है। तो फिर ये देखते हैं कि चलो मार्केट में जितने में बिके उतने में बेच दो, तो उनके पास में इंसेंटिव्स नहीं रहते। तो बोला पहली वजह तो ये हो सकती है। बट इस पर भी क्वेश्चन उठाते हैं राइटर खुद से ही कि बोला अगर ऐसा ही था तो पिछले साल ऐसा क्यों नहीं हुआ, अब की बारी क्यों हुआ, राइट। नंबर 2, दूसरा रीज़न ये बोल रहे हैं कि डिमांड साइड है उसकी वजह से, क्योंकि 80% वीट जो है वो कहीं ना कहीं अपन जानते हैं कि आटा पिसवा के लेके आते हैं स्टोन चक्की से। ठीक है, तो वहाँ पर आप देखोगे तो वीट की डिमांड लगातार बनी रहती है। अब उसमें वीट की डिमांड में भी आप देखोगे तो 2 सेगमेंट में आप मेजरली कंसिडर कर सकते हो। एक तो कॉर्सर सूजी जो मोटे दाने में गेहूँ तोड़ दिया जाता है, एक होती है मैदा जो एकदम फाइन होती है। तो आप देखोगे कि नान बनाना, पराठा बनाना, रुमाली रोटी आपने खाई होगी दिल्ली में, समोसे खाए होंगे, कचौरी, गुलाब जामुन, इनमें सब में मैदा काम में आता है। ओके, तो मैदा की रिक्वायरमेंट तो लॉकडाउन के टाइम पे चलो ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें तो कम थी, बट मैदा की रिक्वायरमेंट तो आप देखो बिस्किट बनाने में भी होती है, कुकीज़ बनाते हो, नूडल्स बनाते हो, इवन केक भी बनाते हो, वहाँ पर भी मैदा यूज़ होती है। तो वो जो डिमांड है ना वो कम नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये है कि मैदा की इधर तो डिमांड डाउन हो गई, इधर मैदा की डिमांड कंटिन्यू है, तो ओवरऑल मैदा की डिमांड तो डाउन हुई है ना, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं सस्ते में मार्केट में बिक रहा हो। तीसरा ये बताया जा रहा है कि ये जो डिलीवरी सिस्टम है जिसमें हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी एक्ट की, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की, उसमें हमने गेहूँ दिए हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं लीकेजेस हैं। वो लीकेजेस कैसे हो सकते हैं, आप सिंपल सा एक एग्जांपल समझो। देखो FCI ने कुछ माल खरीदा MSP पे या कुछ जो भी खरीदना था, और फिर वो बेचती किस पे है, सब्सिडाइज्ड रेट पे। अब सब्सिडी के अंदर आप देखोगे
तो ओवरऑल वो सब्सिडी जो प्रोवाइड करते हैं वो लगभग 20 रुपये या उससे ज़्यादा का देते हैं, ठीक है, 1 किलोग्राम के ऊपर। क्योंकि ख़रीदारी कितने की हो रही है ओवरऑल, उसमें क्या होता है, देखो ख़रीदारी की जाती है ना, तो देखो स्टॉक भी करना होता है उनको, प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़े तो वो भी किया जाता है, उनको कोल्ड स्टोरेज में भी रखा जाता है, उनकी सप्लाई भी की जाती है। तो ख़रीदारी तो चलो ठीक है आपने एमएसपी पे कर ली, बट ओवरऑल कॉस्टिंग तो इंक्रीज़ हो ही जाती है। अब ये एमएसपी पे तो एफसीआई ने खरीदा, अब बेच क्या रही है, सब्सिडाइज रेट पे तो बेच रही है ना। अब सब्सिडाइज रेट और एमएसपी दोनों में डिफरेंस देखो, गेहूं का 2400 रुपये किलो में तो आप खरीद रहे हो, ठीक है, ₹2400, बेच कितने में रहे हो, सॉरी इसको अगर 100 से डिवाइड कर दो तो 24 रुपये किलो के भाव से आप खरीद रहे हो, बेच कितने में रहे हो गेहूँ, 2 किलोग्राम, गैप देखो कितना है, 22 रुपये का। 22 रुपये में तो कितना ही ब्लैकमेलिंग या फिर ब्लैक मार्केटिंग की जा सकती है आराम से, ठीक है। अब ये जो चीज़ है इसकी वजह से कहीं ना कहीं लीकेजेस आते रहते हैं। यही केस यहाँ पे बता रहे हैं राइस के एक्सपोर्ट में, कि राइस के एक्सपोर्ट की बात करें तो हमारे यहाँ पर बासमती ओरिएंटेड एक्सपोर्ट ज़्यादा रहता है, नॉन बासमती का इतना ज़्यादा नहीं रहता। पर पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है कि थाईलैंड में ड्रॉट रहा है। अब थाईलैंड में ड्रॉट रहता है तो ड्रॉट का मतलब वहाँ पे प्रोडक्शन कम रहा चावल का, तो वहाँ से जो एक्सपोर्ट होता है ना चावलों का, वो लगभग पहुँच गया $450 पर टन के हिसाब से, जबकि इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाला जो चावल था, नॉन बासमती राइस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वो 370 पर टन। तो इंडिया कॉम्पिटिटिव हुआ कि नहीं। तो इस तरीके से ये फेवरेबल कंडीशन बन जाती है इंडिया के लिए। इसी तरीके से जो प्रोडक्शन इंक्रीज होता चला जाता है तो उसकी वजह से मार्केट में अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है ना, तो एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली बूस्टअप हो जाता है। तो आप देखोगे कि दोनों तरफ जो है गैप बहुत ज़्यादा है। एक तो एमएसपी पे प्रोक्योर करो, एक दूसरी तरफ आप बेचो उनको सब्सिडाइज रेट में। देखो आप यहाँ पे इकोनॉमिक कॉस्ट 37.5 किलोग्राम राइस पर है और आप बेच कितने में रहे हो, 0 से 3 किलोग्राम पर रेट के ऊपर। तो आप गैप देखो कितना ज़्यादा आ गया। इस गैप में फिर बाद में ये करप्शन नहीं होगा तो होगा क्या जी, बाईपास नहीं होंगे तो होंगे क्या जी। ये गैप रिड्यूस करने की ज़रूरत है या इसको टैकल करने की ज़रूरत है, ठीक है। इस वजह से ये जो मिल वाले होते हैं ना, आटा पीसने वाले, इनके पास में इसीलिए ज़्यादा आ जाता है और एक्सपोर्ट भी इंक्रीज होता चला जाता है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।